नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। बात करता हूं मैं 90 के दशक की। 90 के दशक से लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद तक संघ की पृष्ठभूमि से आने वाला एक नेता जब भी दिल्ली आता था तो वो झंडे वालान के साथ साथ संघ मुख्यालय या अशोक रोड के भाजपा मुख्यालय में जाए या ना जाए, लेकिन कम्युनिस्ट नेता AB वर्धन के पास जाकर वह अक्सर बैठा करता था। कहाँ भगवा प्रणाम करने वाली संघ की दक्षिणपंथी विचारधारा और कहाँ लाल सलाम करने वाली वामपंथी विचारधारा। दोनों एकदम विपरीत लाइन पे, एक दूसरे के दुश्मन, कट्टर दुश्मन, एक दूसरे को निपटाने को तैयार। पर नागपुर से आने वाले AB वर्धन उस युवा भाजपा नेता के आइडियल और हीरो हुआ करते थे। आप सोच सकते हैं ये कितनी कितनी विचारधारा के विपरीत बात है। संघ और कम्युनिस्ट मतलब एक छोर और एक दूसरा छोर। लेकिन संघ की पृष्ठभूमि का आने वाला व्यक्ति जब भी दिल्ली आए और वो AB वर्धन के पास जाए, और यही कारण था कि दोनों के व्यक्तिगत संबंधों में विचारधारा कभी आड़े नहीं आती थी। ये सब सुनकर आपको स्वाभाविक रूप से जानकारी करने की बड़ी इच्छा हो रही होगी, कौतूहल हो रहा होगा कि ये संघ से पृष्ठभूमि से आने वाला नेता आखिर है तो कौन है। बिल्कुल आपने सही सोचा, मैं बात कर रहा हूँ नितिन गडकरी की, जिनकी कई पहचान है। संघ के करीबी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, महाराष्ट्र में फ्लाईओवर मिनिस्टर के नाम से मशहूर, और पूरे देश में हाईवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण में गहरी रुचि दिखाने वाले, और सबसे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी में मोदी शाह के लीक से हटकर बेलोग बोलने वाले नेता की पहचान, मतलब जो अपनी स्पष्टवादिता, अपनी हिम्मत, अपने जुझारूपन के लिए एक अलग पहचान रखता है। इन्हीं नितिन गडकरी के सितारे आजकल गर्दिश में चल रहे हैं। उन्हें पार्टी की परंपरा, जिसमें पूर्व अध्यक्ष को पार्टी के संसदीय बोर्ड में जगह दी जाती रहती है, उससे अलग हटाकर पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष JP नड्डा ने उन्हें संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नड्डा की इस कार्रवाई को पार्टी के नए नए माई बाप कल्चर का परिणाम बताया जा रहा है, और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के इस माई बाप कल्चर में भाग विधाता की भूमिका में बैठे लोगों को गडकरी पसंद नहीं है। जब ऐसे लोगों को दिल्ली खान मार्केट में मौजूद इंटेलेक्चुअल हब, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैवीवेट सेंटर, ये सब जगह पसंद ही नहीं है, और इन सब के लिए खान मार्केट गैंग जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा है, तो स्वाभाविक है कि AB वर्धन को अपना आइडियल मानने वाले भाजपा के लोग ऐसे किसी भाजपाई को कैसे पसंद कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या अपनी उपेक्षा से खफा चल रहे गडकरी मोदी और शाह के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करेंगे या शांत होकर बैठ जाएंगे। ये बात पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में है। मुझसे कई सीनियर जर्नलिस्टों ने बात करी और मुझसे पूछा उन्होंने कि मेरी क्या जानकारी है इसके बारे में। मैंने भी नागपुर में बात करी। मेरे नागपुर संघ कार्यालय में बहुत वरिष्ठ कुछ लोगों से मेरा अच्छा परिचय, संवाद मैं उनसे लगातार करता रहता हूँ, और दिल्ली में भी BJP के एक दो सीनियर नेताओं से मैंने बात करी। मैंने जानना चाह रहा था कि संघ का और BJP के सीनियर नेताओं का इस बारे में विचार क्या है। तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें उन परिस्थितियों पर गौर करना होगा जिसमें 2014 के बाद गडकरी आला कमान के आंखों की किरकिरी बनते चले गए थे। भाजपा की मौजूदा सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसमें फिट होने की एकमात्र शर्त है कि मोदी नाम केवलम, मतलब चाहे केंद्र के मंत्री हों या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सबको अपने अपने काम का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देना होता है, क्योंकि तभी उनके सर्वाइवल हो पाएगा। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की परंपरा में शामिल बात हो गई। अब वो दौर नहीं रहा जिसमें राजीव गांधी की कंप्यूटर क्रांति का क्रेडिट सेम पितृदेव को दिया जाता था। नरसिंह राव ने आर्थिक सुधार बहुत किए थे। आज तक नरसिंह राव के आर्थिक सुधारों की चर्चा होती है। कहा जाता है कि उससे ज़्यादा आर्थिक सुधार कभी नहीं हुए, लेकिन नरसिंह राव के ज़माने में आर्थिक सुधार का क्रेडिट वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को दिया जाता था। ड्रीम बजट क्रेडिट देवगौड़ा को नहीं बल्कि चिदम्बरम को दिया गया कि उन्होंने बहुत ड्रीम एक बजट पेश किया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रक्षा और मिसाइल क्षेत्र में हुई तरक्की का क्रेडिट
हमेशा जॉर्ज फर्नांडीज को दिया गया। पर अब एक नई रवायत चल रही है जिसमें सब कुछ मोदी जी के नाम से शुरू होता है और मोदी जी के नाम से ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल पुरानी रवायत पर चलते हुए भारतीय मीडिया का, गोदी मीडिया का बड़ा सेक्शन मोदी जाप करने के बावजूद जनता के दिमाग से इस बात को निकाल नहीं पाया कि जो एक्सप्रेसवे और हाईवे देश में बन रहे हैं वो सब गडकरी जी बनवा रहे हैं। गडकरी भी बाकी मंत्रियों या भाजपाई मुख्यमंत्रियों की तरह ये कहते हुए नहीं दिखते कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में इतनी अच्छी सड़कें बनी हैं। वो अक्सर गाड़ी लेके निर्माणाधीन हाईवे एक्सप्रेसवे पर निकल जाते हैं और अक्सर एक हाथ से स्टीयरिंग थामकर 120 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और दूसरे हाथ में चाय का प्याला पकड़कर ये चेक करते हैं कहीं जर्किंग तो नहीं हो रही है, हाईवे ठीक तो बना है, हाईवे में कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, ठेकेदार ने काम ठीक किया या नहीं। मज़ेदार बात यह है कि इन सब काम करते करते वो वीडियो भी बनाते हैं और उनका वीडियो बहुत पूरे देश में वायरल हो जाता है। साथ ही वो अपने वीडियो को यूट्यूब पर डलवा देते हैं और हर महीने 4 लाख रुपए यूट्यूब से कमाने के दावे भी करते हैं। आप समझ गए, एक मिनिस्टर जो बहुत बढ़िया हाईवे बनाता है, सड़क बनाता है, 120 की स्पीड से कार चलाते हुए और चाय का प्याला लेके निकल जाता है, फिर यूट्यूब बनाता है, यूट्यूब पे लोड करता है, 4 लाख रुपये महीना कमाता है। अब आपको ये सब बातें सुनकर लग रहा हो कि मोदी शाह जी को गडकरी की 4 लाख रुपए की कमाई चुभ रही होगी। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, 4 लाख रुपए इतने बड़े होते हुए नहीं हैं। असल में चुभती तो वो बात है जिससे जनता में इस धारणा को बल मिलता है कि इस सरकार में एक ही आदमी है जो दिन रात करके काम कर रहा है और उसी का काम दिख रहा है, बाकी सब तो सिर्फ अडानी और अंबानी को पैसा कमाने में लगे हैं। एक मामला तो सीधे सीधे अंबानी और गडकरी की टकराहट का भी बताया जाता है जिसके कारण गडकरी को किनारे किया गया और अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि गडकरी चावल गेहूं की छिलके से निकलने वाली स्टार्च से बायोडिग्रेडेबल यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लास्टिक के निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहती हैं, लेकिन बार बार उनका ये प्रपोजल जाता है और पीएमओ में इसलिए अटक जाता है क्योंकि मौजूदा समय में जो देश की मौजूदा प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसके 95% पर रिलायंस मतलब मुकेश अंबानी का कब्जा है। इसलिए गडकरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से पर्यावरण और लोगों का भले ही फायदा हो जाए, लेकिन अंबानी का भट्टा बैठ सकता है और अंबानी को नुकसान पहुंचा दे, ऐसा कोई आदमी पीएमओ में नहीं है। ऐसी हालत में नितिन गडकरी कोई बगावती रुख अपना लेंगे इसकी गुंजाइश बेहद कम है। वैसे भी जनसंघ और भाजपा से जिसने भी बगावत की उसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया, चाहे वो बल्लाज मदक हो या कल्याण सिंह जैसा बड़ा नेता। कल्याण सिंह के बारे में कहा जाता था कि उस दौर में कि अगर कल्याण सिंह बगावत नहीं करते तो वो देश के प्रधानमंत्री हो जाते। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक सत्ता से दूर रही क्योंकि कल्याण सिंह जब चले गए तो बीजेपी के संग पिछड़ा वर्ग चला गया, बहुत मुश्किल से गोलबंदी के बाद वापस आया। तो जो जिसने बगावत की, बल्लाज मदोक हो, कल्याण सिंह हो, उमा भारती हो, केशुभाई पटेल, सबके सब बगावत के बाद अप्रासंगिक हो गए। मैं कोई रोचक किस्सा बताता हूँ और मैं नहीं बता रहा, संतोष भारतीय पूर्व सांसद है, पत्रकार हैं, उन्होंने अपनी हालिया किताबें लिखा है और मैं ये संतोष भारतीय जो लिख रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि 1984 के चुनाव में बुरी हार के बाद चंद्रशेखर ने एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी को अपने घर बुलाया और कहा कि हम तीनों, मैं, आप और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के शरद पवार, मतलब कांग्रेस में मैं, आप और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के शरद पवार, उस समय शरद पवार ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी बना दी थी। उन्होंने कहा हम तीनों अपनी अपनी पार्टी से त्यागपत्र देते हैं और फिर तीनों लोग मिलकर एक साथ पूरे देश का दौरा करते हैं, निश्चित रूप से जनमानस हमारे साथ खड़ा होगा, हम अपनी बात समझा लेंगे। चंद्रशेखर की पूरी बात सुनने के बाद वाजपेयी ने कहा कि आपकी बात तो सो ज्यादा सही है, लेकिन मैंने पार्टी छोड़ दी तो आरएसएस मेरी हत्या तक करा सकता है। चंद्रशेखर जी, आप इन संज्ञों को ठीक से नहीं जानते। ये बात संतोष भारती ने अपनी किताब में लिखी है। आप समझ सकते हैं कहाँ तक की दूरदृष्टि की बात है ये, वाजपेयी जी का ऐसा सोचना। तो ऐसी परिस्थिति में मान लेना कि गडकरी बगावत करेंगे बात गले नहीं उतरती, पर हाँ, जो हालात महंगाई, किसानों, बेरोजगारों, जाति जनगणना की मांग, बिहार महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम से बने हैं, उसमें सिर्फ गडकरी ही नहीं बल्कि कई लोग 2024 के चुनावी नतीजे के बाद एक साथ हल्ला बोलेंगे, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखती है। गडकरी की मौजूदा रणनीति वेट एंड वॉच की होने की संभावना ज़्यादा दिखती है। दरअसल गडकरी का भी प्लान ये है कि अभी 2024 तक का रिजल्ट देखा जाए
अगर भारतीय जनता पार्टी 240-250 तक टिकेगी तो जाहिर है फिर गडकरी को लगेगा कि सरकार एनडीए के बनेगी और एनडीए में प्रधानमंत्री पद का कोई ज़्यादा संभावित उम्मीदवार होगा तो वो मोदी जी से ज़्यादा गडकरी होगा। गडकरी के नाम पर कुछ ऐसे सहयोगी दल जो चले गए हैं, छिटक गए हैं, चाहे शिवसेना हो चाहे अकाली दल हो, वो भी एकजुट होते हैं। ये बात मोदी और शाह को भी पता है कि गडकरी ऐसा प्लान कर सकते हैं। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि दक्षिण के राज्यों पे बीजेपी ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि उसको लगता है अगर बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार अगर इनमें ज़्यादा नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हम दक्षिण के राज्यों से कर देंगे। उत्तर प्रदेश में जो खेल चल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के शीत युद्ध की बातें जो चल रही हैं वो भी बीजेपी को परेशान कर रही है। तो ऐसे में गडकरी क्या करेंगे, पूरे देश की निगाह है। हमारी निगाह भी भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति पर रहेगी। मैं आपको बताता रहूँगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, यही चैनल है जो सच दिखाएगा। थैंक यू।